हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्षार चिकित्सा के बारे में। क्षार चिकित्सा एक तरह की ऐसी चिकित्सा है जिसमें हम बिना किसी शस्त्र के प्रयोग के भी जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। क्षार चिकित्सा के बारे में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद ग्रंथों में संपूर्ण रूप से वर्णन किया है। क्षार चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसकी तुलना आज के मॉडर्न साइंस में सर्जरी के अल्टरनेटिव के रूप में की जाती है। आचार्य सुश्रुत को सर्जरी का जनक भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे क्षार के परिभाषा के बारे में। क्षार एक प्रकार का अल्कलाइन सब्सटेंस होता है जो कि वनस्पतियों के राख से तैयार किया जाता है। यह क्षार वेदन, लेखन, लेपन, क्षरण, शोधन, रोपण तथा स्त्री रोगों की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करेंगे कि क्षार कितने प्रकार का बताया गया है। आचार्यों ने क्षार के पोटेंसी और उसके उपयोग के आधार पर क्षार का विभाजन किया है। अगर उसके कर्मकता यानी पोटेंसी के आधार पर देखें तो क्षार 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला मृदु क्षार, दूसरा मध्यम क्षार, तीसरा तीक्ष्ण क्षार। और उसके प्रयोग के आधार पर देखें तो क्षार 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला पानीय क्षार, दूसरा प्रतिसारणीय क्षार। सौम्य क्षार का उपयोग अम्लपीत, मंदाग्नि तथा कृमि रोगों को चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। मृदु क्षार को मध्यम क्षार भी कहा जाता है क्योंकि ये तीक्ष्ण और सौम्य दोनों के बीच का पोटेंसी रखता है। इसका उपयोग त्वचा के विकारों, व्रण शोधन आदि की चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीव्र क्षार के बारे में। ये सबसे ज्यादा पोटेंसी वाला क्षार होता है। इसका उपयोग अर्थ, भगंदर आदि रोगों की चिकित्सा को ठीक करने के लिए किया जाता है। पानीय क्षार का उपयोग आंतरिक रोगों की चिकित्सा यानी इंटरनल यूज के लिए होता है। पानीय क्षार अग्निदीप, आम पाचन, वात कफ नाशन, मूत्रकृच रोगों में, उदर रोगों में, कृमिहर तथा हीरे रोग और व्रणों की शुद्धि के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यौ क्षार, सुरा क्षार, सर्वचल क्षार आदि। इसके बाद आता है प्रतिसारणीय क्षार। इसका उपयोग बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नल यूज के लिए किया जाता है। यह अर्श, भगंदर, नासारंध्र, गंडमाला, कंठमाला, मलिन व्रण, गर्भाशय के मुख के विकार में, त्वचा रोगों में यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अपामार्ग क्षार, अर्क क्षार और श्वेत क्षार। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्षार निर्माण विधि के बारे में। क्षार निर्माण के लिए आचार्य सुश्रुत ने अपामार्ग क्षार का प्रयोग बताया है। इसके अलावा यौ, पलाश, चित्रक तथा अर्क आदि के द्वारा भी क्षार निर्माण की विधियों का वर्णन मिलता है। हम आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित अपामार्ग क्षार के बारे में इसके निर्माण विधि को समझेंगे। आचार्य सुश्रुत ने अपामार्ग क्षार बनाने के लिए कई चरणबद्ध तरीके बताए हैं। अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला चरण होता है वनस्पति का चयन और उसका संग्रह। वनस्पति के चयन और संग्रह के बारे में आचार्य ने कहा है कि वनस्पति का चयन और संग्रह करते समय भूमि, देश, काल, मात्रा आदि बातों का भी विचार करना चाहिए। क्षार निर्माण के लिए वनस्पति के चयन करते समय उसके त्वक, पुष्प, तना आदि अंगों का उपयोग करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने वर्षा ऋतु के बाद आने वाली शरद ऋतु में इसका संग्रह करने का निर्देश दिया है। दूसरा चरण होता है इसको सुखाना। इसको ऐसी जगह पर सुखाते हैं जहाँ पर सीधी धूप न पड़ती हो। इसको छायायुक्त जगह पर सुखा लेते हैं क्योंकि अगर इसको हम खुले धूप में सुखाएंगे तो इसके से औषधीय गुण नष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अग्नि संस्कार यानी कि इसको जलाना, बर्निंग। जलाने के लिए हम किसी लोहे के पात्र या साफ स्वच्छ भूमि पर रखकर इसको जलाना चाहिए। जलाने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलाने के बाद जो राख है वो हमें सफेद या स्लेटी रंग की प्राप्त होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस राख का संग्रह करना। राख का संग्रह करते समय अधजली या फिर काली राख को उसमें से अलग कर देना चाहिए। राख का संग्रह अपने स्वच्छ हाथ या फिर चम्मच के द्वारा करना चाहिए और ये स्टील के बर्तन में एकत्रित करना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है इस राख में जल को मिश्रित करना। राख को हम जल में इसलिए मिश्रित करते हैं ताकि जो राख के अंदर औषधीय गुण है वो जल में घुल जाए। राख को जल में मिश्रित करते समय उसका रेशियो 1:6 का रखना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने बताया है। राख को मिश्रित करने के बाद 12 से 24 घंटे के लिए स्थिर छोड़ देते हैं ताकि जो राख के औषधीय गुण है वो जल में पूरी तरह से घुल जाए और उसकी अशुद्धियां नीचे बैठ जाएं। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है जल को छानना। छानने के लिए हमें सूती कपड़े या मसलिन क्लॉथ का यूज करना चाहिए। हम इस मिश्रण को लगभग 21 बार छान लेते हैं और छानने के बाद जो हमें जल प्राप्त होता है इसको क्षारीय जल कहा जाता है। इसको हम जितनी ज्यादा बार छानेंगे उतनी शुद्ध क्षारीय जल हमें प्राप्त होगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है हीटिंग एंड इवेपोरेशन। जो क्षार जल हमने प्राप्त किया है उसको एक बर्तन में रख करके मध्यम आंच पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि हमें लास्ट में एक ठोस पदार्थ न प्राप्त हो जाता है। क्षार को गर्म करते समय उसको हमें धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए। जो लास्ट में हमने ठोस पदार्थ प्राप्त किया है उसी को हम शुद्ध क्षार कहते हैं। शुद्ध क्षार को प्राप्त करने के बाद इसको हम किसी शुद्ध बर्तन में एकत्रित कर लेते हैं। फिर इस ठोस पदार्थ का पीस करके चूर्ण बना लेते हैं जिसको हम क्षार
विधि में उपयोग करते हैं। जो शुद्ध क्षार हमने प्राप्त किया है, अगर इसकी तीव्रता को हम बढ़ाना चाहते हैं, अपने उपयोग अनुसार तीव्र औषधियों का मिश्रण कर लेते हैं, जैसे कि नीम, चित्रक आदि औषधियों का प्रयोग करके इसकी तीक्ष्णता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इस क्षार के उपयोग के बारे में। क्षार का उपयोग विभिन्न बीमारियों की चिकित्सा में किया जाता है। क्षार का उपयोग अर्श, भगंदर, व्रण शोधन, अग्निदीप, आम पाचन, वात कफ नाशन, मूत्रकृच रोगों में, उदर रोगों में, कृमिहर तथा हीरे रोग और व्रणों की शुद्धि, नासारंध्र, गंडमाला, कंठमाला, मलिन व्रण, गर्भाशय के मुख के विकार में, त्वचा रोगों में यूज किया जाता है। यह क्षार निर्माण विधि जो हमने आपको समझाई है, यह दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टर जितेश रे, डॉक्टर आभा मैम और डॉक्टर छवि मैम के गाइडेंस में तैयार किया गया है। धन्यवाद।